नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप चीज़ों को समझकर ही उनको आप याद कर सकते हैं। इसलिए आपको टॉपिक को समझना है और समझने के बाद ही आपको उनको याद करना है। जब चीज़ें आप समझते हैं तो याद करने में आसानी रहती है। तो लेक्चर के दौरान आपको जो भी बातें बताई जाए उनको ध्यान से सुनना है और साथ साथ जो है अपने नोट्स भी आपको बनाने हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, वैद्युत रसायन। प्यारे विद्यार्थियों, जो वैद्युत ऊर्जा होती है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। मैंने आपको बताया जो वैद्युत ऊर्जा होती है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। और इसी प्रकार से जो रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो वैद्युत रसायन है, ये रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा इनका एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं कहलाती है वैद्युत रसायन। स्टार्ट। प्यारे विद्यार्थियों, सेल वह युक्ति होती है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। और इसी प्रकार से कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखो, जो वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल किसी रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। जो वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं वो क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। जैसा कि हम सब देखते हैं कि घरों में हमारे जो इन्वर्टर से बैटरा लगा होता है, या जो रिमोट के जो सेल होते हैं और रेडियो के जो सेल होते हैं, तो इन सेलों के द्वारा हमें वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी होती है ना, उससे हमें क्या प्राप्त होती है? वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सेल से वो वैद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? इन सेलों में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया होने की वजह से वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो प्यारे बच्चों, जो वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं, इनके द्वारा रासायनिक ऊर्जा जो होती है ना, वो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। स्टार्ट। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपको बताया कि सेल वो युक्ति होती है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे जो वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं, वैद्युत रासायनिक सेलों के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया की ऊर्जा को, यानी कि अभिक्रिया की जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वैद्युत रासायनिक सेल में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया वो होती है स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया। स्वतः परिवर्तित का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसे प्रक्रम
जिनमें अपने आप होने की प्रवृत्ति होती है, मतलब जिनको करने के लिए किसी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी अभिक्रियाएं होती है स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाएं, या उन्हें कहते हैं स्वतः परिवर्तित प्रक्रम। तो जो वैद्युत रासायनिक सेल में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो होती है एक स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स का मतलब होता है, ये बना है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। मतलब जिस अभिक्रिया के द्वारा विद्युत रासायनिक सेल से हमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एक स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया को हिंदी में बोलेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल में एक स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और यह इतना भी ध्यान रखो, इससे भी काम चल जाएगा कि जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे प्रकार के सेल होते हैं ये विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल वे होते हैं जिसमें वैद्युत ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस सेल में वैद्युत ऊर्जा का उपयोग उन रासायनिक अभिक्रियाओं को करने में किया जाता है जो स्वतः नहीं होती, अर्थात अस्वतः परिवर्तित होती है। विद्युत अपघटनी सेल वे सेल होते हैं जिनमें वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और वैद्युत अपघटनी सेल में वैद्युत ऊर्जा का उपयोग उन रासायनिक अभिक्रियाओं को करने में किया जाता है जो स्वतः परिवर्तित नहीं होती, मतलब अपने आप वो नहीं होती। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे देखिए, जैसे NaCl, ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड, इससे सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु हमें प्राप्त होती है और Cl2 गैस हमें प्राप्त होती है। सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु और क्लोरीन गैस जो है ये स्वतः अपने आप प्राप्त नहीं होती, बल्कि ये एक स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया नहीं है। जब सोडियम क्लोराइड को, गलित सोडियम क्लोराइड को वैद्युत अपघटनी सेल में भर करके उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वैद्युत धारा के प्रभाव से रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे सोडियम धातु और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो देखो, मैंने आपको दो सेल के बारे में बताया। एक तो वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं जिसमें किसी स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और दूसरे ये बताया वैद्युत अपघटनी सेल। जो वैद्युत अपघटनी सेल होते हैं इनमें जो वैद्युत ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, मतलब वैद्युत ऊर्जा का उपयोग जो है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया को करने में किया जाता है। जैसे जब हम गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करते हैं तो वैद्युत के प्रभाव से हमें सोडियम धातु क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, मतलब वैद्युत के प्रभाव से जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे सोडियम धातु और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो, मैंने आपको बताया वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। वैद्युत रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसमें वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे
जो वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं वो किसी रासायनिक अभिक्रिया की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जैसे हमें घरों में जो इन्वर्टर के जो बैटरी लगे होते हैं, या जो घड़ी का सेल, रिमोट का सेल, मोबाइल की जो बैटरी होती है, उन सब से हमें विद्युत धारा कैसे प्राप्त होती है? उनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं उनमें वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इन सेलों में विद्युत का उपयोग ऐसी अभिक्रियाओं को करने में किया जाता है जो स्वतः नहीं होती। प्यारे विद्यार्थियों, देखो हमने ऊष्मागतिकी में पढ़ा है स्वतः परिवर्तित प्रक्रम, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अस्वतः परिवर्तित प्रक्रम क्या होते हैं। और ये स्वतः परिवर्तित और अस्वतः परिवर्तित ये नाम जो है ये इस चैप्टर में भी कई बार आए हुए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्वतः परिवर्तित प्रक्रम क्या होते हैं और अस्वतः परिवर्तित प्रक्रम क्या होते हैं। देखो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम क्या होते हैं? बिना किसी बाह्य सहायता के होने वाले प्रक्रम, अर्थात जिनकी स्वतः होने की प्रवृत्ति होती है, ऐसे प्रक्रम कहलाते हैं स्वतः परिवर्तित प्रक्रम। स्वतः परिवर्तित प्रक्रम क्या होते हैं? जिनकी अपने आप स्वाभाविक रूप से होने की प्रवृत्ति होती है, जिनके होने के लिए किसी बाह्य सहायता की जरूरत नहीं होती, ऐसे प्रक्रम कहलाते हैं स्वतः परिवर्तित प्रक्रम। और जैसे स्वतः परिवर्तित प्रक्रमों के उदाहरण जैसे देखो, जो पानी होता है, पानी हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर ही बहता है। ये नहीं होता कि पानी नीचे तल से ऊपर तल की ओर बहता है। तो पानी हमेशा ऊंचाई से जो है वो नीचे तल की ओर बहता है। और ऊष्मा का जो प्रभाव है वो हमेशा गर्म निकाय से ठंडे निकाय की ओर होता है। इसी प्रकार से जो गैसें होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर विसरित होती है। तो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम किसे कहते हैं? ऐसे प्रक्रम जो स्वतः होते हैं, जिनको होने के लिए किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उनको कहते हैं स्वतः परिवर्तित प्रक्रम। अच्छा, अस्वतः परिवर्तित प्रक्रम क्या होते हैं? अस्वतः परिवर्तित प्रक्रम वे होते हैं जिनको होने के लिए किसी बाह्य कारक या बाह्य सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रक्रम मतलब उनमें अपने आप होने की प्रवृत्ति नहीं होती, इनको करने के लिए किसी बाह्य कारक की आवश्यकता होती है। जैसे हम कुएं में से पानी निकालते हैं, तो कुएं में से पानी निकालने के लिए हमें जो है कार्य करना पड़ता है ना। इसी प्रकार से जैसे मान लो ऊष्मा का प्रभाव है वो हमेशा जो है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। अगर हम ऊष्मा के प्रभाव को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर करना चाहे तो उसके लिए हमें बाह्य सहायता की आवश्यकता होती है। तो अस्वतः परिवर्तित प्रक्रम वे होते हैं जिनको होने के लिए बाह्य सहायता की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल। प्यारे विद्यार्थियों, वैद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अभी मैंने आपको बताया, या इसे ऐसे कहेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति है जो एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। इस युक्ति में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा वैद्युत कार्य में
रूपांतरित होती है। अब देखो, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। गिब्स ऊर्जा क्या होती है? गिब्स ऊर्जा उस ऊर्जा की मापक होती है जिससे अधिकतम उपयोगी कार्य किया जाता है। तो जो वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं उनमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, और वैद्युत ऊर्जा का उपयोग हम जो है मोटर, पंखा, हीटर आदि वैद्युत उपकरणों को चलाने में करते हैं। इस प्रकार के सेल का निर्माण सबसे पहले गैल्वनी तथा वोल्टा ने किया था। अतः इन्हें गैल्वनी सेल अथवा वोल्टीय सेल भी कहते हैं। जो वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं इन्हीं को गैल्वनी सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं, क्योंकि इनमें रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाएं होती है। जो वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं उनमें रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ना, वो रासायनिक अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है, जिसकी ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में इस सेल के द्वारा, वैद्युत रासायनिक सेल के द्वारा बदला जाता है। अतः इन्हें रेडॉक्स सेल भी कहा जाता है। गैल्वनी सेल में 2 इलेक्ट्रोड अर्ध सेल, और इन्हें इलेक्ट्रोड को अर्ध सेल या रेडॉक्स युग्म भी कहते हैं। तो जो गैल्वनी सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो लवण सेतु से जुड़े होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को धातु के तार द्वारा गैल्वेनोमीटर से जोड़ने पर एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन क्रिया होती है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया अर्ध सेल अभिक्रिया कहलाती है। कैथोड गैल्वनी सेल का धन ध्रुव होता है, या धन इलेक्ट्रोड कहते हैं इसे, होता है। कैथोड पर हमेशा अपचयन क्रिया होती है, और एनोड गैल्वनी सेल का ऋण ध्रुव होता है। एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। अब ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इनको विस्तार पूर्वक इनको हम डैनियल सेल में इनको पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे। तो नेक्स्ट अगला टॉपिक है आपका डैनियल सेल। स्टार्ट। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो डैनियल सेल है, डैनियल सेल गैल्वनी सेल या वोल्टीय सेल का ही उदाहरण है। ये जो डैनियल सेल, गैल्वनी सेल, वोल्टीय सेल, जब ये नाम आए तो इसका मतलब एक ही है। तो जो डैनियल सेल होता है ये गैल्वनी सेल ही होता है, या इसे वोल्टीय सेल कहें। देखो, जो डैनियल सेल होता है, इस डैनियल सेल में जिंक धातु की जो छड़ होती है वो जिंक सल्फेट विलयन में डूबी होती है, और कॉपर धातु की छड़ कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी होती है। मान लो ये पात्र है, इस पात्र में ये जिंक धातु की छड़ है, ये जिंक धातु की छड़ है, और ये कॉपर धातु की छड़ जो है ये कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी होती है। तो जो डैनियल सेल होता है, डैनियल सेल में जिंक धातु की छड़ जिंक सल्फेट विलयन में डूबी होती है, और कॉपर धातु की छड़ जो होती है वो कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी होती है। तो डैनियल सेल में जिंक धातु की जो छड़ होती है वो जिंक सल्फेट विलयन में डूबी होती है, और ये कॉपर धातु की छड़ है ये कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी होती है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये बात ध्यान रखो कि जो जिंक होता है, जिंक एक ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, जबकि कॉपर एक कम क्रियाशील धातु है। जो जिंक धातु होती है उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की, इलेक्ट्रॉन का दान करने की जो प्रवृत्ति होती है
वो अधिक होती है। कॉपर जो धातुएं होती हैं, धातुओं में सभी धातुओं में इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है उनमें जो इलेक्ट्रॉन दान करने की जो प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है। इन दोनों धातुओं में जिंक धातु की जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो डैनियल सेल होता है ये गैल्वेनी सेल, वोल्टिया सेल का ही उदाहरण होता है। इसमें जिंक धातु की जो छड़ होती है वो जिंक सल्फेट विलयन में डूबी होती है और कॉपर धातु की छड़ कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी होती है। अर्थात यह सेल दो अर्ध सेल, अर्ध सेल को इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अर्ध सेल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। ये जो और कोई सा भी सेल हो, प्रत्येक सेल दो अर्ध सेल से मिलकर के बना होता है। तो ये भी दो अर्ध सेल से मिलकर बना होता है। एक अर्ध सेल तो ये है जिंक सल्फेट विलयन में, जिंक की छड़ जिंक सल्फेट विलयन में डूबी हुई है। एक इलेक्ट्रोड तो ये है, और कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई है। एक इलेक्ट्रोड ये है। देखो, जो डैनियल सेल होता है ये दो अर्ध सेल को इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। एक अर्ध सेल ये इलेक्ट्रोड है, जिंक की छड़ जिंक सल्फेट में डूबी हुई है। तो एक अर्ध सेल ये है, या कहें कि एक इलेक्ट्रोड ये है, और एक अर्ध सेल या एक इलेक्ट्रोड ये कॉपर धातु की छड़ कॉपर सल्फेट में जो डूबी हुई है। एक इलेक्ट्रोड या एक अर्ध सेल ये है, एक अर्ध सेल ये है। तो जब इन दोनों अर्ध सेलों को लवण ब्रिज के द्वारा जोड़ देते हैं, लवण ब्रिज के द्वारा जब जोड़ देते हैं, देखो जो लवण ब्रिज होता है वो क्या होता है अभी आगे बताएंगे आपको। जब इन दो अर्ध सेलों को लवण ब्रिज या लवण सेतु के द्वारा जोड़ देते हैं तो पूर्ण सेल बन जाता है। दोनों अर्ध सेल जब लवण सेतु के द्वारा जुड़ जाते हैं तो पूर्ण सेल बन जाता है। अब जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को धातु के तार के द्वारा गैल्वेनोमीटर से, धातु के तार के द्वारा गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो उसकी सुई होती है वो शून्य की स्थिति से विक्षेपित होती है। तो सुई के विक्षेपण से पता चल जाता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब दो इलेक्ट्रोडों को धातु के तार के द्वारा गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये जो जिंक की छड़ है, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और जो कॉपर की छड़ होती है, कॉपर की छड़ पर कैथोड की क्रिया होती, कॉपर की छड़ पर अपचयन की क्रिया होती है। जिंक की छड़ पर ऑक्सीकरण की क्रिया और कॉपर की छड़ पर अपचयन की क्रिया होती है। जो ये जिंक की छड़ होती है ये एनोड का काम करती है और कॉपर की छड़ कैथोड का काम करती है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और कैथोड पर हमेशा अपचयन की क्रिया होती है। देखो, एनोड पर तो जो जिंक की छड़ होती है वो एनोड का काम करती है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। देखो, जब जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट विलयन में डुबोकर
डुबोते हैं, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोते हैं और दोनों अर्ध सेलों को लवण सेतु से जोड़ करके धातु के तार द्वारा गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब वो विद्युत धारा विद्युत कैसे उत्पन्न होती है? देखिए, जब हम जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट विलयन में डुबोते हैं तो ये जो जिंक की छड़ है, इस जिंक की छड़ में से जो जिंक परमाणु होते हैं वो जिंक आयनों के रूप में घुल करके विलयन में जाने लगते हैं। मतलब जो जिंक की जो छड़ है, जिंक की छड़ में से जो जिंक परमाणु है ये जिंक आयन के रूप में, जिंक परमाणु घुल करके जिंक आयनों के रूप में विलयन में जाने लगते हैं। अब जो जिंक परमाणु है वो जिंक आयनों के रूप में चले गए और जो इस क्रिया में जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जब एक जिंक परमाणु जिंक आयन में बदलता है तो क्योंकि जिंक के सबसे बाहर वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये उनको दान करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो जिंक की छड़ पर एकत्रित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ एकत्रित हो जाते हैं? जिंक की छड़ पर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे जिंक की जो छड़ है ना वो ऋणावेशित हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन छड़ पर इकट्ठा हो गए तो जिंक की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। तो एनोड पर जब दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ते हैं तो एनोड पर यह अभिक्रिया होती है, जिंक की छड़ घुल करके जिंक आयनों के रूप में विलयन में जाने लगती है और ये क्रिया कहीं पर होती है एनोड, एनोड पर यह क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। तो इस वजह से जो जिंक की छड़ होती है ना वो ऋणावेशित हो जाती है। और देखो यहाँ पे ये जो कॉपर की छड़ है, कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई है। अब इस कॉपर सल्फेट विलयन में ये क्यूप्रिक आयन है, ये क्यूप्रिक आयन है। तो जब इन दोनों अर्धसेलों को तार के द्वारा जोड़ते हैं तो जो जिंक एनोड होता है उससे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो तार के द्वारा जो है इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं। तो कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचने पर इसमें इस विलयन में जो क्यूप्रिक आयन है, इस विलयन में जो क्यूप्रिक आयन है, ये क्यूप्रिक आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर परमाणु के रूप में इस धातु की छड़ पर इस विलयन में से जो क्यूप्रिक आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर परमाणुओं के रूप में इस छड़ पर जमा होने लगते हैं और इनका जो धनावेश है ये अपना धनावेश छड़ को दे देते हैं, जिससे जो कॉपर की छड़ जो है वो धनावेशित हो जाती है। कॉपर की छड़ पर कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है। अब देखो जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है वो जिंक की छड़ से कॉपर की छड़ की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जो है उनका प्रवाह जो है वो जिंक की छड़ से कॉपर की छड़ की ओर होता है। तो जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के बहने के विपरीत दिशा में होती है, यानी कि विद्युत धारा जो बहती है ना वो कॉपर की छड़ से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर बहती है, यानी कि विद्युत धारा की जो दिशा होगी क्या होगी? वो ये होगी विद्युत धारा, ये विद्युत धारा की दिशा होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, डैनियल सेल में मैंने आपको बताया कि जो डैनियल सेल होता है ये गैल्वनी सेल या वोल्टेज सेल का उदाहरण है। इसमें देखो ये डैनियल सेल, गैल्वनी सेल या वोल्टेज सेल, इनमें इनका एक ही मतलब है। जो डैनियल सेल होता है इसमें
जो जिंक की छड़ होती है वो जिंक सल्फेट विलयन में डूबी होती है, कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी होती है। तो ये जो सेल होता है ये दो अर्ध सेल से बना होता है। एक अर्ध सेल तो ये है, अर्ध सेल को इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड तो ये है जिंक की छड़ जिंक सल्फेट विलयन में डूबी हुई है। एक इलेक्ट्रोड ये है, इलेक्ट्रोड यानी कि अर्ध सेल की कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई है। और ये दोनों इलेक्ट्रोड लवण सेतु के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। लवण जब दोनों इलेक्ट्रोडों को लवण सेतु के द्वारा, दोनों इलेक्ट्रोडों को या दोनों अर्ध सेलों को लवण सेतु के द्वारा जोड़ते हैं तो सेल पूर्ण हो जाता है। अब जब सेल पूर्ण हो जाता है तो लवण सेतु जोड़ने पर अब अगर धातु के तार के द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दे तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है? देखो, विद्युत धारा इस प्रकार से प्रवाहित होती है कि जो जिंक की छड़ होती है ना वो एनोड का काम करती है। एनोड का, तो एनोड पर क्या होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो जो जिंक, ये जो जिंक की छड़ है ये जिंक परमाणु से मिलकर बनी हुई है। तो इसमें जिंक परमाणु जो है अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से, अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से जो जिंक परमाणु है वो छड़ में से निकल करके जिंक आयनों के रूप में विलयन में जाने लगते हैं, है ना। अब जिंक आयन तो विलयन में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन छड़ पर इकट्ठा हो जाते हैं जिससे जिंक की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। मतलब जो ये डैनियल सेल है ना इसमें एनोड पर ऋणावेश होता है। ऐसे ही जो ये कैथोड है, कैथोड पर ये अभिक्रिया होती है। जो क्यूप्रिक आयन है इसमें कॉपर सल्फेट विलयन में ये क्यूप्रिक आयन है। ये क्यूप्रिक आयन इस छड़ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये कॉपर परमाणु के रूप में जमा हो जाते हैं और अपना आवेश जो है ना इस छड़ को दे देते हैं। तो इसलिए कॉपर की छड़ जो है वो कैथोड का काम करती है और कैथोड क्या होता है? धनावेशित होता है। गैल्वेनी सेल या डैनियल सेल में जो एनोड होता है वो ऋणावेशित होता है और जो कैथोड होता है वो धनावेशित होता है। अब देखो, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, देखो जिंक इलेक्ट्रोड पर यह अभिक्रिया हो रही है, कैथोड इलेक्ट्रोड पर यह अभिक्रिया होती है। तो इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया कहलाती है अर्धसेल अभिक्रिया, अर्धसेल अभिक्रिया या इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। देखो, एक अर्धसेल अभिक्रिया ये है, एक अर्धसेल अभिक्रिया ये है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो पूर्ण सेल अभिक्रिया ये है। देखो, ये वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। देखो रेडॉक्स कैसे? जिंक आयनों के रूप में बदल रहे, इस पर 0 चार्ज, इस पर +2, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है ना। और ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 से, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या मुक्त अवस्था में 0 होती है तो +2 से 0 हो रही। तो यानी कि ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। जो वैद्युत रासायनिक सेल होते हैं उनमें एक स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस डैनियल सेल में ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है और ये एक स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया है, अपने आप इसमें होने की प्रवृत्ति होती है। तो इस स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की वजह से जो इस अभिक्रिया की जो रासायनिक ऊर्जा है वो इस सेल में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो लवण सेतु है, ये लवण सेतु जो है, लवण सेतु के द्वारा, इस लवण सेतु के द्वारा ही दो इलेक्ट्रोडों को जोड़ने पर, दो अर्धसेलों को जोड़ने पर एक पूर्ण सेल बनता है। तो देखो ये लवण सेतु क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो लवण सेतु है ये एक यू के आकार की नली होती है, एक यू के आकार की नली होती है जिसमें KCl, KNO3 या K2SO4 का संतृप्त विलयन भरा होता है। इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें KCl का या KNO3 का या इसमें K2SO4 का संतृप्त विलयन इसमें
इसमें भरा होता है। उपरोक्त विद्युत अपघटों के, ये जो विद्युत अपघट है, इनके धनायनों और ऋणायनों की जो चालकताएं होती है वो बराबर होती है, और इन विद्युत अपघटों के जो धनायन और ऋणायन होते हैं ये इस सेल में जो सेल अभिक्रिया होती है उसमें भाग नहीं लेते। तो फिर ये जो लवण सेतु है इसका क्या काम है? प्यारे विद्यार्थियों, ये जो लवण सेतु है, लवण सेतु आयनों का पारगमन जो है वो होने देता है और विलयनों की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इस लवण सेतु में उपस्थित धनायन विद्युत अपघटय के विलयनों की ओर गति करते हैं। लवण सेतु वैद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो लवण सेतु है इसमें इन वैद्युत अपघटों का विलयन भरा होता है। देखो इसका लवण से इस लवण सेतु का काम जो है ना, एक तो वैद्युत परिपथ को पूरा करना होता है। अगर ये नहीं होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो एक तो परिपथ को इसको पूर्ण करना होता है, एक ये जो वैद्युत अपघटों के विलयन है इनकी वैद्युत उदासीनता को ये बनाए रखता है। ये इसका मुख्य काम होता है। अगर वैद्युत उदासीनता नहीं रहेगी तो फिर वो सेल काम करना बंद कर देगा। देखो वैद्युत उदासीनता को ये कैसे बनाता है? देखो जब जिंक की छड़ से जिंक परमाणु जिंक आयनों के रूप में विलयन में आते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर विलयन में जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। ऐसे ही जब इस विलयन में कॉपर परमाणु क्यूप्रिक आयन कॉपर परमाणु के रूप में धातु की छड़ पर जमा हो जाते हैं, जिससे विलयन में सल्फेट आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से विलयन में सल्फेट आयनों की, इधर सल्फेट आयनों की सांद्रता बढ़ेगी और इधर जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। तो जब ये इन आयनों की सांद्रता ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर ये आयन जो है इस छड़ में से जो जिंक परमाणु जिंक आयनों के रूप में आते हैं ये उनको प्रतिकर्षित करेंगे। ये जिंक आयन उनको जिंक आयन और जिंक आयनों को विलयन में आने से रोकेंगे। तो अब जब फिर सेल अभिक्रिया रुक जाएगी। इसी प्रकार से जब सल्फेट आयनों की जो सांद्रता है, सल्फेट आयनों की सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो जब सल्फेट आयनों की सांद्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर ये सल्फेट आयन क्यूप्रिक आयनों को छड़ पर जाने से रोकेंगे। तो इसलिए देखो इस अर्धसेल में जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ती है, इस विलयन में सल्फेट आयनों की सांद्रता बढ़ती है। तो जब इनकी सांद्रता अगर ये वैद्युत उदासीन ना हो तो सांद्रता इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ने से जो सेल अभिक्रिया है वो रुक जाएगी। तो विद्युत उदासीनता ये लवण सेतु है ये इनको कैसे विद्युत उदासीन करता है? देखो जो लवण सेतु में मान लीजिए ये KCl है तो KCl में अब इस विलयन में जिंक आयन है, तो जो जिंक आयन है ये Cl के साथ में अभिक्रिया करके ये बना देंगे जिंक क्लोराइड बन गया। तो जिंक क्लोराइड जो है वो पात्र में ये नीचे बैठ जाता है ना, तो जिंक आयन उदासीन हो जाते हैं। ऐसे ही इसमें जो ये सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन जो है वो पोटेशियम आयनों के साथ में क्रिया करके ये क्या बनेगा? पोटेशियम सल्फेट K2SO4 है ना। तो ये सल्फेट आयन उदासीन हो जाते हैं। तो जो लवण सेतु है इसका जो मुख्य कार्य है एक तो परिपथ को पूर्ण करना
और विलयनों की विद्युत उदासीनता बनाए रखना, इसके ये दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ऊपर से हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो मैंने आपको डैनियल सेल में बताया कि जो डैनियल सेल होता है ये गैल्वेनी सेल या वोल्टियर सेल का उदाहरण होता है। और इस सेल में जिंक की छड़ जिंक सल्फेट विलयन में डूबी होती है, कॉपर धातु की छड़ कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी होती है। ये दो अर्ध सेल से मिलकर बना होता है, दो अर्ध सेल या दो इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड ये है जिंक की छड़ जिंक सल्फेट विलयन में डूबी हुई है, एक इलेक्ट्रोड ये है कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई है। अब दोनों अर्ध सेलों को लवण सेतु साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ने पर ये परिपथ जो सेल होता है पूर्ण हो जाता है। अब जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को धातु के तार के द्वारा गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है? जो जिंक की छड़ होती है, ये जिंक की छड़ एनोड का काम करती है। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, एनोड पर यह क्रिया होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। छड़ में से जिंक परमाणु जिंक आयनों के रूप में विलयन में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन छड़ पर रह जाते हैं, जिससे छड़ ऋणावेशित हो जाती है। और कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। जो कॉपर की छड़ है यहाँ पर अपचयन की क्रिया होती है। जो विलयन में क्यूप्रिक आयन होते हैं वो छड़ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर परमाणुओं के रूप में एकत्रित हो जाते हैं और अपना जो आवेश होता है वो इस छड़ को देते हैं। और देखो ये जो इलेक्ट्रोड है ना, क्योंकि इसमें से परमाणु जिंक आयनों के रूप में विलयन में जा रहे हैं, तो इस वजह से ये छड़ जो है धीरे धीरे पतली होती जाती है। और यहाँ पर क्यूप्रिक आयन जो है कॉपर परमाणु के रूप में छड़ पर इकट्ठा हो रहे, तो ये छड़ कुछ समय के पश्चात में ये मोटी होती जाती है, क्योंकि क्यूप्रिक जो धनायन होते हैं वो परमाणु के रूप में छड़ पर इकट्ठा होते रहते हैं। तो एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। ये अभिक्रियाएं कहलाती है अर्धसेल अभिक्रियाएं। अब इन दोनों, अब देखो एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, इन यानी कि एक अर्धसेल ये है, एक अर्धसेल ये है, तो इन दोनों को मिलाते हैं तो पूर्ण सेल बन जाता है। और पूर्ण सेल अभिक्रिया ये होती है। और देखो पूर्ण ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। इस सेल में इस रेडॉक्स अभिक्रिया की जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो अब हम देखो ये डैनियल सेल हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक डैनियल सेल को